चलो पीछे के रास्ते से बगीचे में चलते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि शामियाने का काम कैसा चल रहा है। जो काम करने आए थे वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन पीछे के दरवाजे को कुक, सैंडी और गॉडबर के आदमी ने ब्लॉक कर दिया था। कुक एक मुर्गे की तरह आवाज निकालने लगा। सैंडी ने अपना हाथ अपने गालों पर दबा दिया था, जैसे कि उससे दांत में दर्द हो रहा हो। हैंस का चेहरा सब कुछ समझने के चक्कर में कंफ्यूज लग रहा था। सिर्फ गॉडबर का आदमी इन सब का आनंद ले रहा था। ये उनकी कहानी थी। क्या बात है, क्या हुआ? वहां एक भयानक दुर्घटना हुई है, कुक ने कहा। एक आदमी मारा गया। एक आदमी मारा गया? कहां पर? कैसे? कब? क्या आपने नीचे उन छोटी झोपड़ियों को देखा है? बेशक आपने देखा होगा। वहां एक नौजवान घोड़ा गाड़ी वाला लड़का स्कॉट कर रहा था। उसका घोड़ा आज सुबह हॉकी स्ट्रीट के टेंशन इंजन के किनारे पर बिदक गया, जिसकी वजह से वो लड़का अपने सिर के बल बाहर गिरा और चोट लगते ही उसकी मौत हो गई। मर गया? लॉरा ने गॉडबर के आदमी को देखते हुए कहा। जब मैं यहाँ आ रहा था तब वो लोग उसे उठाकर घर ले जा रहे थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 5 छोटे बच्चे हैं। जॉस, यहाँ आओ। लॉरा ने अपनी बहन का स्लीव खींचा और उसे दरवाजे की दूसरी ओर ले गई। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने दरवाजे का सहारा लिया और थोड़ा रुक कर कहा, जॉस, हम सब कुछ कैसे रोकेंगे? सब कुछ रोकना है? जॉस ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। तुम्हारा मतलब क्या है? यही कि गार्डन पार्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जॉस अभी भी चकित थी। पार्टी को रोक दे? क्यों लॉरा? कैसी बेतुकी बात कर रही हो? हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पड़ोस में एक मरे हुए आदमी के होने से हम गार्डन पार्टी कैसे कर सकते हैं? कुछ हद तक ये बेकार की बात थी, क्योंकि वो झोपड़ी नीचे एक गली में बिल्कुल अलग जगह पर थी, जिसका रास्ता उनके घर के रास्ते से मिलता था। बीच में एक चौड़ी सड़क थी। सच में वो बहुत दूर थे। ऐसा लगता था मानो वो झोपड़ी सबकी आंखों में चुभती थी और उन्हें ऐसे आलीशान पड़ोस में रहने का कोई अधिकार नहीं था। उस गली में छोटे छोटे गरीब और सस्ते घर थे, जिन्हें चॉकलेट ब्राउन रंग से पेंट किया गया था। उनके छोटे छोटे बगीचों में गोभी, डंठल, बीमार मुर्गियां और टमाटर के डिब्बों के अलावा कुछ नहीं था। उनकी चिमनियों से निकलने वाले धुएं में गरीबी की बू आती थी। उस गली में धोबी मोची रहते थे। वहां एक ऐसे आदमी का घर भी था जिसके घर के सामने छोटे छोटे पंछियों के पिंजरे लगे हुए थे। बच्चे झुंड बनाकर घूमा करते थे। जब शेरिडन के बच्चे छोटे थे तो उन्हें उस गली में पैर रखने की भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि शेरिडन परिवार को लगता था कि वहां की भाषा उनके बच्चों पर बुरा असर डालेगी और ना जाने वहां जाने से उन्हें कौन सी बीमारी लग जाए। लेकिन बड़े होने के बाद लॉरा और लॉरी कई बार वहां से गुजरे थे। वहां इतनी गंदगी थी कि किसी को भी घिन आ जाए। जब वो वहां से बाहर आए तो सिहर गए, लेकिन उनका मानना था कि सभी को हर जगह जाना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। लॉरा ने कहा, जरा सोचो, बैंड की आवाज सुनकर उस औरत को कैसा लगेगा? उस पर क्या बीतेगी? ओह लॉरा, जॉस अब तक बहुत ज्यादा नाराज होने लगी। अगर तुम हर बार कोई दुर्घटना होने पर पार्टी करना या बैंड का बजना बंद कर दोगी तो यह जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे भी तुम्हारी तरह इस बात का बेहद दुख है और मुझे भी उन लोगों के लिए सहानुभूति है। अब जॉस की आंखें सख्त होने लगी थी। उसने अपनी बहन को उसी तरह घूर कर देखा जैसे वो बचपन में लड़ते वक्त एक दूसरे को देखते थे। तुम भावुक होकर एक शराबी आदमी को वापस जिंदगी नहीं दे सकती, उसने धीरे से कहा। शराबी? नशे में? किसने कहा वो नशे में था? लॉरा ने गुस्सा होते हुए कहा। उसने कहा, मैं मम्मी को बताने जा रही हूं। जैसी तुम्हारी मर्जी। जॉस ने उसका साथ दिया। मम्मी, क्या मैं आपके कमरे में आ जाऊं? जरूर बच्चे। क्यों, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? मिसेस शेरिडन ने ड्रेसिंग टेबल से घूम कर देखा। वो एक नई हैट ट्राई कर रही थी। मम्मी, एक आदमी की मौत हो गई है, लॉरा ने कहना शुरू किया। उसकी मां ने उसे रोकते हुए सवाल किया, हमारे बगीचे में तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मिसेस शेरिडन ने राहत की सांस ली और अपनी बड़ी सी हैट उतारकर अपने घुटनों के पास रख दी। लेकिन मम्मी सुनिए, लॉरा ने कहा। उस दर्दनाक घटना से उसका गला भर आया था। उसने पूरी कहानी अपनी मां को सुनाई। ऐसे हादसे होने के बाद हम पार्टी नहीं कर सकते। आप ही बताइए मम्मी, बैंड और सभी मेहमान आएंगे, उन तक हमारी आवाज पहुंचेगी। वो शोरगुल, रौनक देखकर
उन्हें कैसा लगेगा? वो हमारे पड़ोसी है मम्मी। लॉरा यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी माँ बिल्कुल जॉस की तरह व्यवहार कर रही थी। ये सहन करना तो और भी मुश्किल था, क्योंकि वो खुश लग रही थी। उन्होंने लॉरा की बात को गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया। लेकिन मेरी लाडली, थोड़ी सी तो अकल लगाओ। हमें तो ये बात इत्तेफाक से पता चली है। अगर आमतौर पर किसी की मौत होती, तब भी तो हम पार्टी करते ना। और मुझे तो समझ नहीं आता कि उस छोटी सी और गंदी सी जगह के लोग जिंदा कैसे रह पाते हैं। लॉरा को मजबूरन हाँ कहना पड़ा, लेकिन उसे फिर भी लग रहा था कि यह बात सब गलत है। वो अपनी माँ के सोफे पर बैठ गई और तकिए के फ्रिल पर अपने नाखून चुभोने लगी। उसकी मायूसी साफ झलक रही थी। क्या ये हमारी बेरहमी और निर्दयता नहीं दिखा था? उसने पूछा। मेरी बच्ची। मिसेस शेरिडन उठी और हैट लेकर लॉरा के पास गई। इससे पहले कि लॉरा कुछ कह पाती, उन्होंने वो हैट उसे पहना दिया। ये हैट तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे लिए ही बनी है। ये मेरी उम्र के हिसाब से मुझ पर नहीं जचेगी। इसे पहनकर तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो जैसे पहले कभी नहीं लगी। जरा खुद को देखो तो सही। उन्होंने अपने हाथ में दर्पण पकड़ रखा था। लेकिन मम्मी, लॉरा ने कुछ कहने की कोशिश की। वो खुद को दर्पण में नहीं देख पाई। उसने अपनी नजरें घुमा ली। इस बार मिसेस शेरिडन के सब्र का बांध टूट गया, जैसे जॉश का धैर्य खत्म हो गया था। तुम ऊटपटांग बातें करने लगी हो लॉरा, उन्होंने सख्ती से कहा। वो लोग हमसे बलिदान की उम्मीद नहीं करते, और इतने सारे लोगों के आनंद को एक दुर्घटना के नाम पर यूं खराब नहीं कर सकते, जिस तरह तुम अभी कर रही हो। क्या ये सही है?